हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी सुपर 30 मैराथन सीरीज़ का पार्ट 6, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में आपके आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने ये लेकर आया हूँ। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको लास्ट तक इस वीडियो के बने रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जितनी भी हैं वो आपको आपके फ़ोन पर तुरंत यहाँ से अपलोड जैसे मैं करूँगा आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, ठीक है। आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप सजेशन वगैरह भी और क्वेरीज वगैरह भी आपकी दे इसमें आप दे सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आप स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द लाइन द अर्थ इज राइट प्लेस फॉर लव इज रिटन बाय। जो यहाँ पे लाइन दी गई है, द अर्थ इज राइट प्लेस फॉर लव इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है ये लाइन? ऑप्शन आपके सामने, वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फ्रांसिस बेकन, एल टेनिसन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, कमला दास पोएट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कमला दास की जो पोएट्री है, कमला दास एक इंडियन राइटर थी, वो अब एक्सपायर्ड हो चुकी हैं वो 2009 में, जिन्होंने अपनी लाइफ की कुछ अंतिम सालों में उन्होंने मुस्लिम रिलीजन को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। इसलिए उनका नाम कमला दास से चेंज होकर क्या हो गया था, कमला सुरैया, जो कि मैं आपको पहले भी अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बहुत ही फेमस इंडियन राइटर रही हैं वो, जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करती थी ये। यहाँ पे जो उनकी जो पोएट्री है, उनकी जो थीम क्या रही है उनकी पोएट्री की, उनका विषय क्या रहा है? ऑप्शन ए कन्फेशनल, बी पॉलिटिकल, सी रिलीजियस एंड डी सोशल। तो इस जो कमला दास है उनकी पोएट्री का जो थीम रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कन्फेशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, द प्लूरल ऑफ द वर्ड एलमनस इज। द जो वर्ड आपके सामने एलुमनस, एलमनस इसका प्लूरल क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, जो वर्ड एलमनस है इसका मतलब होता है पूर्व छात्र, यानी किसी शिक्षण संस्थान का, ठीक है, स्कूल या शिक्षण संस्थान का कोई जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं जो पास आउट हो चुके होते हैं वहाँ से, उनको हम बोलते हैं एलमनस। तो इसका प्लूरल क्या होगा? एलमनस होगा एक छात्र के लिए, और जो प्लूरल होगा वो क्या है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, एलुमना, एलुमनसिस, सी एलुमने एंड डी एलुमनाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एलुमनस का प्लूरल हो जाएगा आपका एलुमनाई, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट वर्ड्स। यानी कि एक लाइन के अंदर अगर हम एक लाइन लिख रहे हैं, उसमें जो वर्ड्स हैं उस वर्ड्स के जो पहले पहले लेटर हैं, फर्स्ट वर्ड जो है वो अगर वो मिल रहे हैं, फर्स्ट लेटर जो आपस में मिल रहे हैं, उनकी साउंड मिल रही है, तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, एलिट्रेशन, रिदम, हाफ राइम एंड एजोनेंस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एलिट्रेशन, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, चार्ल्स डिकेंस फादर वाज अ। ऑप्शन क्या है आपका? क्लर्क, लॉयर, फार्मर एंड राइटर। यानी चार्ल्स डिकेंस जो राइटर थे, उनके फादर बाय प्रोफेशन क्या थे, यानी उनके फादर क्या काम करते थे? तो ऑप्शन आपके सामने दे दी मैंने आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लर्क। जो चार्ल्स डिकेंस के फादर थे वो क्लर्क थे। इसको आप कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि चार्ल्स डिकेंस जो नाम है उनमें जो स्टार्टिंग जो इसमें लेटर है चार्ल्स में, सी से चार्ल्स, सी से क्लर्क, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हु इज़ नॉन एज द पोएट ऑफ द लेक्स। किसको किस पोएट को हम पोएट ऑफ द लेक्स के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन आपके सामने, पी वी शैले, एस टी कॉलरिज, विलियम ब्लेक एंड डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल एडवर्ब क्लॉज। इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है एडवर्ब क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। ये सेंटेंस आपका अधूरा है अभी, तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चूज़ करना है आपको, उसमें से उसको आगे इसके ऐड करना है। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, तो इसका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई एम यंग, व्हेन आई वाज बीइंग यंग, व्हेन आई हैड बीन यंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्हेन आई वाज यंग। तो उसका सेंटेंस कैसे बन जाएगा पूरा यहाँ पे, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, यानी जब मैं जवान था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी जब मैं जवान था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। यहाँ पे यूज़ टू जो मॉडल वर्ब दी गई है यहाँ पे, यूज़ टू, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है आपका? पुरानी यानी पास्ट की कोई हैबिट बतानी हो आपको, ठीक है, किसी की पुरानी
पास्ट में किसी कोई आदत रही हो, उस आदत को बताने के लिए हम इस मॉडल वर्ब यूज टू का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 8, मैथ्यू आर्नल्ड स्टडीड एट। मैथ्यू आर्नल्ड ने स्टडी कहाँ पे की थी? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ग्लासगो यूनिवर्सिटी एंड लंदन यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आर्नल्ड के अंदर जो आर्नल्ड है उसमें ओ आ रखा है बीच में, दिख रहा है आपको यहाँ पे आर्नल्ड, ARNO। तो इससे आप याद कर सकते हैं, ओ से आर्नल्ड के अंदर ओ आ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन 9 है यहाँ पे, अलेक्जेंड्रिन इज द लास्ट लाइन ऑफ। जो अलेक्जेंड्रिन है वो इनमें से किसकी लास्ट लाइन है? ए, ओटावा रिमा, बी, टजरिमा, सी, स्पेंसेरियन स्टैंजा एंड डी, राइम रॉयल। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पेंसेरियन स्टैंजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो क्या आपका डिनोमेंट, डिनूमेंट, डिन्यूमेंट एंड डिन्यूमेंट। करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिन्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे, कीट्स पोएम्स ला बेला डैम सेंस मर्सी इस। जो कीट्स की जो फेमस पोएम है ला बेला डैम सेंस मर्सी, वो क्या है? वो एक ऑड है या एलिजी है या बैलेड है या सोनेट है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो क्या है? बैलेड है वो, ठीक है, यानी वो एक सॉन्ग टाइप का है वो। ठीक है, गीत है वो। जो यहाँ पे जो पोएम का नाम दिया गया है स्टूडेंट्स, ला बेले डैम सेंस मर्सी, ये एक इंग्लिश वर्ड तो ये नहीं है, इंग्लिश लेटर, इंग्लिश को इंग्लिश में तो नहीं लिखा गया, ये है आपकी फ्रेंच लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका? ला का मतलब होता है द, बेले मीन्स द ब्यूटीफुल, डे मीन्स लेडी, सेंस मीन्स विदाउट एंड मर्सी मीन्स पिटी, यानी जो मर्सी बोलते हैं MERCY, मर्सी। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा पोएम का नाम इंग्लिश में? ला, इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा आपका द ब्यूटीफुल लेडी, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ये हो जाएगा उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में। तो ये पोएम जो है वो लिखी गई थी आपकी 1819 में और पब्लिश की गई थी आपकी 1820 में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो किड्स थे उनका जो, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो थी आपकी 1795 और डेथ हुई थी इनकी 1821 में। ठीक है, तो 1821 से पहले ये इनकी जो पोएम है वो पब्लिश हुई थी 1820 में। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे इज। जो इंग्लिश ऐसे हैं उसके जो फादर किसको कहा जाता है? ए, फ्रांसिस बेकन, बी, मोंटैग, सी, चार्ल्स लैम्ब एंड डी, रिचर्ड स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस बेकन। यानी जब क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कौन है, तो आंसर होगा आपका फ्रांसिस बेकन। लेकिन जब सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं फादर ऑफ ऐसे, ठीक है, अगर इंग्लिश वर्ड यहाँ पे नहीं आता है, अगर ऐसा पूछा जाता है कि फादर ऑफ ऐसे कौन है, तो आपको बोलना है यहाँ पे आंसर होगा इसका बी, मोंटैग। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय। जो पोएम है आपकी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए, वर्ड्सवर्थ, बी, एल टेनिसन, सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड डी, वॉल्ट विटमैन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर डी, वॉल्ट विटमैन। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, इसको जरूर पढ़िएगा आप। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यहाँ पे, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर। किसने जो वर्ड्सवर्थ को ऐसा कहा था, वर्ड्सवर्थ के लिए किसने ये लाइन बोली थी? हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, यानी कि जो नेचर को बहुत ज़्यादा वो पसंद करते थे वर्ड्सवर्थ जो थे। ठीक है, ये लाइन उन्होंने किसने बोला था उनके बारे में? प्रिस्ट का मतलब होता है, प्रिस्ट जो यहाँ पे वर्ड दिया गया उसका मतलब होता है मीन्स पुजारी। प्रिस्ट मतलब जैसे मंदिर का पुजारी होता है, चर्च का जो उसमें क्या होते हैं, फादर होते हैं, इस तरह से उसको बोला जाता है प्रिस्ट। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो नेचर के क्या थे, वो पुजारी थे, मीन्स वो नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे। ठीक है, तो उन्होंने उनकी जो पोएम्स है ज़्यादातर विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है आप देखेंगे उनमें नेचर बहुत ज़्यादा, नेचर का जो थीम है वो बहुत ज़्यादा उसमें दिखता है। ठीक है, इस बात को गौर कीजिएगा इसमें। तो ये लाइन जो बोली गई थी हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, ये किसने बोली थी? ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एस टी कॉलरिज, विलियम ब्लेक, PB शैले एंड थॉमस पेंसन डी क्विंसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, थॉमस पेंसन डी क्विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, द टर्जा रिमा इज अ स्टेंजा ऑफ। जो टर्जा रिमा होता है वो उसमें वो कितनी लाइन का वो स्टेंजा होता है आपका? तो ऑप्शन आपके सामने 5, 6, 8 एंड 3। तो टर्जा रिमा में होते हैं टोटल आपके
कितने 3 लाइन्स। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि टी से टर्जा, टी से 3, ठीक है स्टूडेंट्स, टी से टर्जा एंड टी से 3। तो इस तरह से आपको याद हो सकता है ये क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, विच ईयर वाज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन किड्स करियर। जो जॉन किड्स हमारे जो राइटर थे उनकी जो लाइफ में जो उनका डाउनफॉल हुआ था वो कौन सी ईयर से होना स्टार्ट हुआ था। तो डाउनफॉल मीन्स उनका जो मीन्स काम जो था एकदम नीचे की तरफ चला गया था, ठीक है, जो उनका करियर था एकदम डाउनफॉल में चला गया था। ऑप्शन आपके सामने 1818, 1819, 1820 एंड 1821। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1819, ठीक है। तो क्योंकि किड्स के करियर में जो कल्मिनेटिंग पॉइंट था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपका 1819। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं यहाँ पे, एप्सलम, एप्सलम इज अ वर्क बाय। जो वर्क है आपका एप्सलम, एप्सलम वो लिखा गया है किसके द्वारा। ऑप्शन है आपके सामने रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैथ्यू आर्नल्ड, जॉन गॉल्सवर्दी एंड विलियम फॉकनर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी विलियम फॉकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोवर्ब रेड लेटर डे मीन्स। जो यहाँ पे प्रोवर्ब है रेड लेटर डे उसका मतलब क्या होता है। यानी कि यहाँ पे एक प्रोवर्ब दिया गया, मुहावरा टाइप का दिया गया यहाँ पे, मुहावरा या इसको आप लोकोक्ति बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है। ऑप्शन आपका ये ए रोजी डे, बी एन इम्पॉर्टेंट डे, सी अ डेंजरस डे एंड डी अ डे इन विच अ लेटर ऑफ रेड कलर इज रिटन। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एन इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द फ्रेज टू कैरी समथिंग आउट मीन। यहाँ पे जो फ्रेज दिए गया आपको वाक्यांश दिया गया है इसका मतलब क्या है। ऑप्शन आपके सामने टू कैरी समथिंग, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, टू डू समथिंग एंड टू डिले समथिंग। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। यानी कि जो फ्रेज है टू कैरी आउट, टू कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को एकदम कंटिन्यू रखना, मीन्स चालू रखना, जो यानी कि जो काम अभी चल रहा है उसको आगे भी कंटिन्यू रखना, उसके लिए हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं टू कैरी आउट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द बेस्ट पोएम्स ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड आर। जो मैथ्यू आर्नल्ड है जो राइटर हैं उनकी जो बेस्ट पोएम्स कौन सी हैं, उनका थीम क्या है, जो उनकी बेस्ट पोएम्स रही है उनका थीम क्या रहा है, मीन्स उनका विषय क्या रहा है, सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर ए एलिजीज, बी ऑड्स, सी लिरिक्स एंड डी सोनेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैथ्यू आर्नल्ड की बेस्ट पोएम्स का थीम्स आपका ऑप्शन नंबर ए यानी एलिजीज। यानी मैथ्यू आर्नल्ड ने जो पोएम्स लिखी बेस्ट पोएम्स उनकी वो एलिजीज है, मीन्स वो शोक गीत हैं। वो एलिजीज का मतलब होता है किसी की मौत के ऊपर जो पोएम लिखी जाती है, जो गाना लिखा जाता है उसको बोला जाता है एलिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। किसने विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था। तो उसका ऑप्शन आपके सामने बेन जॉनसन, बी डॉक्टर जॉनसन और सैमुअल जॉनसन, सी रॉबर्ट ग्रीन एंड डी जॉन मिल्टन। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ग्रीन। यानी रॉबर्ट ग्रीन नहीं, ज़्यादातर जो नेगेटिव लाइंस तो शेक्सपियर के लिए जो नेगेटिव लाइंस जो बोली गई हैं वो ज़्यादातर रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा ही बोली गई हैं, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के लिए। तो आप इसको इस तरह से भी आप इसको क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, द सेंट्रल थीम ऑफ वर्स ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल। जो आपका सेंट्रल थीम है वर्स ड्रामा, ठीक है, जो कि लिखा गया है टी.एस. एलियट के द्वारा, उसका सेंट्रल थीम क्या है, उसका मतलब उसका सब्जेक्ट क्या रहा है उसका वर्स ड्रामा का, मदर इन द कैथेड्रल का। तो ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे ए फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, बी मार्टियरडम, सी पॉलिटिकल क्राइसिस, डी सिविल स्ट्राइफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मार्टियरडम। मार्टियरडम का मतलब होता है यहाँ पे यानी कि शहादत के बारे में, ठीक है, किसी की लाइफ का सेक्रीफाइस होना, किसी का अपनी लाइफ को क्या करना, किसी का अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर देना, उसको बोलते हैं मार्टियरडम, शहादत, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जॉन किट्स डाइड ऑफ। जो जॉन किट्स थे वो किसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन आपके सामने ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, कैंसर एंड कंजप्शन। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका कंजप्शन, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा सेवन करने से, किसी चीज़ का सेवन, कंजप्शन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चीज़ खाना पीना में, बहुत ज़्यादा खाना या पीना, इस तरीके से, ठीक है।
तो होता है आपका कंजप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं यहाँ पे। मैथ्यू आर्नल्ड एज अ पोएट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो मैथ्यू आर्नल्ड थे आपके, वो पोएट के रूप में बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। किसने प्रभावित किया था उनको, मैथ्यू आर्नल्ड को? ऑप्शन आपके सामने एस टी कॉलरिज, पी बी शैले, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड लॉर्ड बायरन। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था मैथ्यू आर्नल्ड को एज अ मतलब पोएट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनेट मीन्स, यानी जो आपके सामने एक वर्ड दिया गया है इनेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या है, इसका पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन आपके सामने ए इनबॉर्न, बी क्लेवर, सी ईयरली एंड डी अनफिलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनबॉर्न। इनेट का मतलब होता है इनबिल्ट, मीन्स पैदाइशी, यानी किसी इंसान के अंदर कोई क्वालिटी होती है, ठीक है, तो वो अगर कोई किसी इंसान के अंदर कोई इनबिल्ट क्वालिटी है, यानी पैदाइशी किसी के अंदर कोई कुछ क्वालिटी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनेट क्वालिटी, ठीक है, या इनबॉर्न क्वालिटी, इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है, वर्ब दी गई यहाँ पे एक्सपीरियंस, उसका जो है वो नाउन फॉर्म क्या होगा इस वर्ड एक्सपीरियंस का? ऑप्शन आपके सामने एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक्सपीरियंस क्या है, एक वर्ब भी है और एक्सपीरियंस एक नाउन भी होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, एक्सपीरियंस। ठीक है, क्योंकि वर्ब की जो 3 फॉर्म तो होती हैं, एक्सपीरियंस की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, लेकिन नाउन की सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं होती है, तो उसको हम सिंपल कैसे लिखेंगे, सिर्फ एक्सपीरियंस लिखेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, टी एस एलियट्स द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन, जो टी एस एलियट के द्वारा जो वेस्टलैंड उनकी लिखी गई है वो कब पब्लिश हुई थी उनकी? ऑप्शन आपके सामने 1921, 1922, 1923 एंड 1924। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी, 1922। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, ए एल टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम डाइड एट, यानी जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम, वो उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन आपके सामने ए वियना, बी रोम, सी लंदन, डी बर्लिन। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वियना। ठीक है, जो एल टेनिसन थे उनके जो फ्रेंड थे, एकदम क्लोज फ्रेंड थे उनके, ये आर्थर हेनरी हेलम, उनकी मृत्यु हुई थी किस जगह पर, वी वियना के अंदर। देखते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 29, शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज अ, जो विलियम शेक्सपियर ने जो प्ले लिखा है द टेम्पेस्ट, वो क्या है, वो किस टाइप का प्ले है वो? ऑप्शन आपके सामने ए कॉमेडी, बी ट्रेजी कॉमेडी, सी ट्रेजिडी एंड डी हिस्ट्री प्ले। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रेजी कॉमेडी, यानी कि वो क्या था, वो ट्रेजी कॉमेडी था वो जो टेम्पेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30, मुल्क राज आनंद फादर वाज अ क्लर्क इन, जो मुल्क राज आनंद है जो हमारे इंडियन राइटर थे वो, तो उनके जो फादर थे वो क्लर्क थे, लेकिन वो किस जगह में क्लर्क थे वो? ऑप्शन नंबर ए द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, डी अ बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्मी में। जो मुल्कराज आनंद हमारे जो राइटर हैं, इंडियन राइटर थे, उनके फादर इंडियन आर्मी में क्या थे, वो क्लर्क थे एक। सो स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये सब जो क्वेश्चंस है वो इजीली समझ में आपको आ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।